हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि जो हम कुछ भी चीज़ देखते हैं तो हम डार्क रूम में नहीं देख पाते। जब लाइट ऑन होती है, लाइट अप होता है, तभी हमें कोई भी चीज़ है विजिबल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट्स को, जो भी उनके ऊपर फॉल होती है, कोई भी रे आती है लाइट की और वो उनके ऊपर आती है, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमारी आईज़ को विजिबल होता है वो रिफ्लेक्टेड रे ही होती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। कोई भी एक मीडियम होना चाहिए ट्रांसपेरेंट, क्योंकि जो भी थिंग हम देख रहे हैं और हमारी आईज के बीच में एक जस्ट एक एयर है, वैक्यूम है या कुछ भी है, तो वो एक मीडियम है जिसके थ्रू रे है जो ट्रैवल करके हमारे तक आ रही है। वंडरफुल फिनोमिनाज हैं जो इसकी वजह से होते हैं, जैसे इमेज फॉर्मेशन होती है मिरर्स में, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, रेनबो के कलर्स होते हैं और बेंडिंग होती है लाइट की कोई भी अनदर मीडियम में, जो रिफ्रैक्शन होता है। तो लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स, ये हमने देखा है कि कोई भी लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। अब इफ़ एन ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करें, ओपेक मतलब जो ट्रांसपेरेंट नहीं है और वो बहुत ही छोटा है, तो उसमें क्या होता है, लाइट एक टेंडेंसी क्रिएट कर सकता है कि वो बेंड हो जाता है उसके अराउंड से, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही टाइनी पार्टिकल है, एक डॉटेड पार्टिकल को इमेजिन करें, तो उसके थ्रू लाइट की टेंडेंसी इतनी है कि उसमें बेंड हो सकती है। नोट वॉक इन स्ट्रेट लाइन इफेक्ट, जब वो सीधी नहीं जाके थोड़ा सा, जैसे लाइट यहाँ पे जा रही है और थोड़ी सी बेंड होके सीधा वापस सीधा निकल रही है, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट थोड़ी सी डिफ्रैक्ट हो गई अपने पाथवे से। लाइट इज़ थॉट ऑफ एज वेव, लाइट को एक वेव की तरह समझा जाता है, इसी वजह से वेव थ्योरी आई थी लाइट की, बट वो इनएडुकेट थी, ताकि क्योंकि हम लाइट का मैटर के साथ इंट्रैक्शन वो उसके बिहेवियर से, वेव थ्योरी के बिहेवियर से स्टडी नहीं कर पा रहे थे, तो उसका बीच बीच में ये भी था कि वो एक पार्टिकल है और लाइट वेव है या पार्टिकल है, इसमें हमेशा से कन्फ्यूजन रहा ही है। तो ट्रू नेचर ऑफ जो लाइट है उसका जब तक क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट नहीं आई तब तक पता नहीं लग पाया। उसके बाद उसमें क्या डेफिनेशन आई है कि लाइट इज़ नीदर ए वेव नॉर अ पार्टिकल। पार्टिकल प्रॉपर्टीज आई हैं लाइट की विद इन द वेव नेचर की, वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके नेचर, उस वेव नेचर में आई है। तो मतलब neither a wave or nor a particle, but it shows the particle properties of light with the nature of a wave. तो अब हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के रिफ्लेक्शन के। पहली बात तो जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन क्या है, कोई भी रे जा रही है तो वो वापस से रिफ्लेक्ट करके वापस उसी मीडियम में वापस आती है। लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, कोई भी रे जा रही है तो वो अपना पाथवे चेंज करके डिफरेंट पाथवे से होके आगे पास आउट हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्शन होता है। तो पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है एक साइड से, जैसे मिरर होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। अब उसमें क्या है, कोई भी, जैसे ये मिरर है, यहाँ पे लाइट आई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर वाला जो एरिया है ये इसका सारा ये पॉलिश्ड हुआ, तो इसमें क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहाँ से आ रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। मतलब अगर कोई रे आई है और वापस रिफ्लेक्ट होके गई है, तो अगर इसके बीच में हम एक नॉर्मल क्रिएट करके ये दोनों एंगल के मेजरमेंट करेंगे, तो ये जो रे आई थी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और जो रे ये जा रही है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इंसिडेंट रे नॉर्मल जो इसमें बीच में लाइन आई है और जो ये इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड है, ये सारा का सारा सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अब ये एप्लीकेबल है ऑल टाइप ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस इंक्लूडिंग द स्फेरिकल सर्फेसिस। अब स्फेरिकल सर्फेस क्या है, कोई भी अगर मिरर है, ये वाला ले लेंगे या ये वाला, कोई भी जिसका इधर वाला शेडी होता है, मतलब पॉलिश्ड होता है, या इधर वाला, अब उसमें ये दोनों जब कर्व्ड हैं तो ये आगे कोई ना कोई सर्कल बना ही रहे हैं। अगर ये है तो इसका कोई सर्कल बनेगा, तो ये स्फेरिकल मिरर्स का एक पार्ट होते हैं जो साइड से कट करके हम उसको एज ए मिरर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रही है जो भी प्लेन मिरर से, वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और जो उसका साइज़ है वो इक्वल होगा ऑब्जेक्ट के, जितना आगे आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतना ही इमेज का साइज़ बनेगा। प्लेन मिरर की बात है ये, जो हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। एज़ फार बिहाइंड द मिरर, जितना आप मिरर के बिहाइंड होगे, ये मतलब इमेज है जो उतनी ही बिहाइंड बनेगी जितना ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा। इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड इमेज आपकी प्लेन मिरर में बनती है। और अगर हम कर्व्ड सरफेस की बात करें, उसमें जैसे शाइनिंग स्पून है, कोई भी आप चम्मच में आप देखते हो, सीधी वाली साइड से भी और उल्टी वाली साइड से भी, वो दोनों ही एक कर्व्ड सरफेस की, कर्व्ड मिरर की तरीके से शो करते हैं। मोस्ट कॉमनली क्या है, जो कर्व्ड मिरर होता है वो स्फेरिकल
शेप में ही होते हैं सारे, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो स्फीयर का सरफेस ही होता है। सच मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल, उन्हीं को स्फेरिकल मिरर्स बोला जाता है। मोस्टली सारे मिरर्स हैं जो वो स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट होते हैं। जस्ट अगर हम प्लेन मिरर जो हम घरों में यूज़ करते हैं उसको हटा दे दो। आगे अब स्फेरिकल मिरर्स हैं जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो कर्व्ड इनवर्ड भी हो सकते हैं या आउटवर्ड भी हो सकते हैं, जैसे ये है। अब ये कर्व किया हुआ कनकेव मिरर है, इसकी इधर वाली साइड जो है वो पॉलिश्ड है, और ये कॉन्वेक्स है और इसकी इधर वाली साइड है जो पॉलिश्ड है। तो ये इनवर्ड भी कर्व हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है। जो इनवर्ड होगा वो कनकेव मिरर होगा, और जो कर्व आउटवर्ड करेगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा, और जो बैक साइड है इनकी मिरर की वो शेडेड होगी। अब जो स्पून है वो जब इनवर्ड जो कर्व किया हुआ होता है तो वो एज ए कॉनकेव मिरर बिहेव करता है, और जो आउटवर्ड वाला साइड होता है वो हमें एज ए कन्वेक्स मिरर बिहेव करके दिखाता है स्पून में। अब सेंटर है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, जो भी स्फेरिकल मिरर है उसको हम, उस पॉइंट को हम पोल बोलते हैं। मतलब अगर ये एक मिरर है तो इसका जो ये पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट है, तो ये एक पोल होगा। इट लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द मिरर्स, मिरर के सरफेस पे ही ये रिप्रेजेंट, इसको हम पी से करते हैं, और उसके सरफेस पे ही पोल एग्जिस्ट करता है। अब नाउ जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है स्फेरिकल मिरर का फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, जो मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी ये मिरर है तो ये किसी ना किसी पूरे स्फीयर को कंप्लीट करता है। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा तो वो उसका कोई रेडियस भी होगा और सेंटर भी होगा, तो उसी को स्फीयर हैज ए सेंटर, उसी पॉइंट को जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, जो कि अगर नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, क्योंकि वो मिरर का पार्ट नहीं है, मिरर है जो हम इसका सिर्फ हाफ इतना सा हिस्सा काट के इधर वाला हम एज ए मिरर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका जो सेंटर है स्फेरिकल का सेंटर तो दूर है, तो वो पार्ट है जो मिरर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे पोल है, पोल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो मिरर के ऊपर वाला पॉइंट है, लेकिन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो मिरर का पार्ट नहीं होगा। इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो बाहर वाली साइड होगा। कनकेव मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, जो कनकेव मिरर है उसके तो आगे ही होगा, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है उसके पीछे होगा, क्योंकि जो कनकेव मिरर है उसमें आप जब कंप्लीट करोगे तो उसके सामने है, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर है जो ऐसे है उसमें जब पूरा स्फेरिकल आप करोगे तो उसका सेंटर यहाँ पे उसके बिहाइंड बनेगा। देन नेक्स्ट है रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और पी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर पोल है जो यहाँ पे पोल पी है और इसका जो सेंटर है स्फीयर का वो सी है, तो जो पी सी होगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी जो पास करेगी पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलेंगे, इस लाइन को, पी सी लाइन को। प्रिंसिपल एक्सिस है वो नॉर्मल होगी मिरर एट इट्स पोल, वो मिरर के ऊपर पोल के बिल्कुल नॉर्मल, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर लाई करेगी। नेक्स्ट लाइट, अगर हम पेज को जलाने की बात करें, कोई भी अपन कहते हैं कि लेंस से हम फोकस करते हैं उसकी लाइट को, तो लाइट आती है सन से, कन्वर्ज होती है एक ही पॉइंट पे, शार्प पॉइंट पे, ब्राइट स्पॉट होता है वो। एक्चुअली जो स्पॉट होता है वो एक इमेज होती है सन की उस शीट के ऊपर, जो टोटल फोकस के ऊपर बनती है कॉनकेव मिरर के। वहीं पे हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि कंसंट्रेशन होता है सारा सनलाइट की, उसी की वजह से जो पेपर है वो जलने लग जाता है। अब जो डिस्टेंस है इमेज का, पोजीशन ऑफ द मिरर, मिरर से जो इमेज का डिस्टेंस है उसका हम, ये सब हम आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी रखा हुआ है, सारी इसकी रेज हैं जो पैरेलल जा रही हैं और सारी की सारी फोकस में से पास आउट हो रही हैं रिफ्लेक्ट होके। और दूसरी में क्या है, जब हम दूसरा मिरर लेंगे उसमें भी सारी की सारी जा रही हैं, बट उसका जब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो लेफ्ट राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करता है, तो उसकी की सारी रेज हैं जो वो डाइवर्ज होंगी और पीछे वाले फोकस पे ऊपर जाके मीट करेंगी। तो ये आप कनकेव और कन्वेक्स का डिफरेंस देख सकते हो। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं कि उसकी पोजीशन इमेज की कहाँ होगी, फोकल लेंथ कहाँ बनेगा। नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की सारी रेज हैं जो पैरेलल आ रही हैं फॉलिंग ऑन द कनकेव मिरर। जब वो कनकेव मिरर के ऊपर फॉल हो रही हैं, जैसे ऊपर वाले में आया, तो उसमें क्या होगा, ऑल मीटिंग पॉइंट ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही मीट होंगी जो प्रिंसिपल फोकस होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने देखा है सारी की सारी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ही आके मीट हो रही हैं, और दूसरी साइड क्या होगा, जो बिहाइंड वाला फोकस है उसके ऊपर मीट हो जाएगी। देन डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस
जो अब डायमीटर होगा उसको हम अपर्चर बोलेंगे। जैसे कोई भी ये सरफेस है तो इसका ये पूरा जो है इसका डायमीटर कितना होगा उसको हम अपर्चर बोलेंगे। उसको कंसीडर कर सकते हैं हम, जैसे कि अपर्चर अगर छोटा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो स्फेरिकल मिरर्स में ज़्यादातर हम लेते ही वो हैं जिनका अपर्चर है उनके रेडियस ऑफ कर्वेचर से छोटा होना चाहिए। फॉर स्फेरिकल मिरर्स क्या है, जो स्मॉलर अपर्चर होते हैं उनके लिए R=2f है। ये मोस्टली सब मिरर्स में हम कंसीडर करते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकस लेंथ का डबल होता है। प्रिंसिपल फोकस है जो वो लाई करता है मिड वे बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ इमेज फॉर्मेशन, इमेजेस कैसी कैसी फॉर्म होती हैं अब यहाँ पे हम डिफरेंट पढ़ ही सकते हैं। पहली बात तो हमें नेचर, पोजीशन और साइज़ है जो इमेज का वो डिपेंड किस पे करता है, जो पोल कहाँ है, फोकस कहाँ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है। वो दोनों मिरर के केसेस में डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम कनकेव मिरर के केस में बात करें, अगर ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी और पॉइंट साइज्ड होगी और उसका नेचर रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो उसकी इमेज फोकस और जो प्रिंसिपल फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके बीच बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगी, सेम साइज की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे आ गई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज सी के बियॉन्ड बनेगी और वो एनलार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर फोकस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज इन्फिनिटी बनेगी और इमेज वुड नॉट बी फॉर्म, तो हो सकता है वो बने ही ना। और जो अगर हम और पास में ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज है उसकी बिहाइंड बनेगी, एनलार्ज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे है इसका, पहली बात तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हैं, उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए हमें सिर्फ 2 रेज हैं ताकि हमें क्लैरिटी आ सके रे डायग्राम की, इसलिए हम कोई भी 2 रेज ही लेते हैं। अब ये डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एज ए नॉर्मल बिहेव करेगा यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होके फोकस में से रिफ्लेक्ट होके वो जा रही है, तो यहाँ पे हम आई और आर जो एंगल है वो देख सकते हैं। ऐसे ही दूसरे जो मिरर है उसके केस में क्या है, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, फोकस पीछे है, तो उसके बेसिस पे ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम आई और आर का एंगल देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर रे है जो वो पैरेलली आ रही है प्रिंसिपल फोकस से, तो वो फोकस के फिर फोकस में से अगर सीधा मतलब सॉरी यहाँ से फोकस में से आ रही है सीधा होके तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से निकल जाएगी। यहाँ से भी ये फोकस के इंसिडेंट है जो बिल्कुल फोकस में से पास होने वाली रे आ रही है और जो रिफ्लेक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में निकल रही है। अगर सीधा जो रे है इंसिडेंट वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्ट होके ये सीधा वापस सेम पाथवे से जाएगी, यहाँ पे भी यहीं पे रिफ्लेक्ट होके सेम पाथवे से जा रही है। और अगर ये सीधा पोल पे आके इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्रैक्ट भी सीधा सेम, इसमें आई और आर का एंगल सेम होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आई और आर का एंगल सेम होगा अगर सीधा पोल पे वो आके इंसिडेंट हो रही है। तो ये सारे फॉर्मेशंस है। अब यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे पड़ा है, 2 रेज आई हैं, दोनों की दोनों फोकस में से पास आउट हुई हैं, तो यहाँ पे इमेज है जो फोकस पे बनेगी। अगर अब इन्फिनिटी पे नहीं है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बना है जो कि सी के पीछे ही है, सी के बियॉन्ड बनी हुई था ऑब्जेक्ट, तो उसमें एक रे पास हुई फोकस में से और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो जो ये दोनों मीट हुई हैं यहाँ पे इमेज बनी है जो कि उल्टी है लेकिन बनी सेम साइड पर ही है। और यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमने ऑब्जेक्ट सी पे रखा है, इसमें से गई फोकस में से पास हुई, फिर फोकस में से पास होके सीधी इधर आई है, तो यहाँ पे आके ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो बिल्कुल सी पे उसी के नीचे बना है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे और फोकस के बीच में हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इसमें से भी सिमिलर लाइंस जाएंगी, फोकस में से पास आउट होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास आउट होंगे और फिर यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। यहाँ पे अब क्या है, फोकस के ऊपर ही हमने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे भी सिमिलरली रेज जाएंगी, फोकस में से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होंगी, तो यहाँ पे जो है कहीं पे भी मीट नहीं करेंगी, तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। जो हमने अभी टेबल पढ़ा उसी को डायग्राम से दिखा रखा है। और अगर हम फोकस के भी आगे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसमें से जो रेज जाएंगी वो यहाँ पे पीछे, मतलब सब में सारे केसेस में आगे बन रही है इमेज, लेकिन इस केस में जो इमेज है वो पीछे वाली साइड बन जाएगी।
नेक्स्ट अब इसके यूज़ क्या है कॉनकेव मिरर्स के। जो कॉनकेव मिरर है ये यूज़ होता है टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में, व्हीकल की हेडलाइट्स में, शेविंग मिरर्स में। लार्जर इमेज होती है इसमें किसी भी फेस की। डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं ताकि वो टीथ की लार्जर इमेज देख सके, क्योंकि ये कंसनट्रेट करता है। अब सनलाइट है जो हमने पेज की बर्निंग में देखा था उसमें यूज़ होता है, या जो सोलर फर्नेसेस है उसमें भी यूज़ होते हैं ताकि सनलाइट है जो हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। अब यहाँ पे दूसरी इमेजेस देखते हैं। अब यहाँ पे इन्फिनिटी पहले दूसरा लेंस था, अब हम कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। इसमें भी आप देख सकते हो कि अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो ये इसका फोकस ही पीछे है, तो ये पीछे की साइड फॉर्मेशन ये बनाती हैं। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, इसकी रेज जा रही हैं, पहली सीधी गई है, ये फोकस में से, पीछे फोकस में से पास होके इधर सीधी निकल जाएगी, और ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड जा रही है, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। अब इसमें कन्वेक्स के केसेस में क्या है, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी, बिहाइंड बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो ये जो इसकी इमेज है वो भी पोल और फोकस के बीच बनेगी, बिहाइंड बनेगी मिरर के, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब इसके भी सिमिलरली डायग्राम्स आप आगे देख लेना। यू कैन सी फुल लेंथ इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग ट्री इन अ स्मॉल कन्वेक्स मिरर। आप मतलब कन्वेक्स मिरर में क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देख सकते हो, मतलब पूरी एक टॉल बिल्डिंग और ट्री है वो छोटे से कन्वेक्स मिरर में हम पूरी की पूरी देख सकते हैं। अब इसके यूजेस क्या है, कॉमनली यूज़ होता है ये रियर व्यू देखने के लिए, विंग मिरर्स होते हैं व्हीकल्स के, उसमें ड्राइवर जो है ट्रैफिक को देखने के लिए यूज़ करता है। इसमें ऑलवेज इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही आती है, और ये हमें वाइडर फील्ड देती है व्यू का। अब साइन कन्वेंशंस क्या है रिफ्लेक्शन के स्फेरिकल मिरर्स के, ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस है। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज लेफ्ट साइड होगा मिरर के, लाइट भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही आएगी, सारे डिस्टेंस हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से शुरू होंगे और मेज़र फ्रॉम दी पोल, पोल से ही मेज़र किए जाएंगे। अगर कोई भी राइट साइड से है प्लस एक्स एक्सिस पे है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर लेफ्ट साइड से है और माइनस एक्स एक्सिस पे है तो उसको नेगेटिव साइन से लिया जाएगा। परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, अबव है तो वो पॉजिटिव में लिया जाएगा, अगर बिलो है प्रिंसिपल एक्सिस के तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा उसका जो साइन है। नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला क्या है, अब मैग्नीफिकेशन भी बढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला भी बढ़ेंगे। इसमें आप नॉर्मली देख सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसकी अपवर्ड हाइट होती है, ऊपर की साइड रखते हैं तो उसको पॉजिटिव में लेना है। डायरेक्शन होती है इंसिडेंट ले की इस वाली साइड, और जो डिस्टेंस होता है वो अगर इधर लेंगे तो पॉजिटिव में लेंगे, इधर लेंगे तो नेगेटिव में लेंगे। और जो ऑब्जेक्ट है नीचे बन रही है डाउनवर्ड बनेगी तो डाउनवर्ड चीज़ के लिए हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे। अब इसमें यही है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, डिस्टेंस के लिए हम जो लेटर है वो यू यूज़ करेंगे। इमेज के लिए जो इमेज है वो भी पोल से ही डिस्टेंस मेजर करेगा, उसके लिए हम वी यूज़ करेंगे। और जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल फोकस का उसके लिए हम एफ यूज़ करेंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/u 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, मतलब जो रेसिप्रोकल्स हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ फोकस लेंथ, उसका ही ये फॉर्मूला है। अब मैग्नीफिकेशन क्या है, ये एक रिलेटिव होती है इमेज और ऑब्जेक्ट की। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ये रेशियो हो हाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है, हाइट भी देख सकते हैं हम, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एम से। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो एच होगी और जो इमेज की हाइट होगी वो एच डैश होगी, तो हम एम को एच डैश अपॉन एच भी लिख सकते हैं। जो एच डैश है वो इमेज की है, मतलब इमेज की हाइट हमें ऊपर लिखनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें नीचे लिखनी है। अब इसको डिस्टेंस से भी मेज़र कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो u होता है, इमेज का डिस्टेंस है जो v से लिखते हैं हम। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम एच डैश अपॉन एच भी लिख सकते हैं और माइनस वी अपॉन यू भी लिख सकते हैं। ये माइनस कहाँ से आया कि जो हमने अभी देखा है कि अगर राइट साइड होगा तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड होगा तो नेगेटिव लेंगे, तो जिधर इमेज बनेगी उस हिसाब से हम नेगेटिव ले सकते हैं। अब जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव लेंगे, प्लेस्ड होगी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और जो इमेज है वो वर्चुअल होगी तो नेगेटिव लेंगे रियल इमेजेस के लिए। नेगेटिव साइन क्या है, जो मैग्नीफिकेशन का इंडिकेट करता है कि इमेज है वो रियल बनी है, और पॉजिटिव साइन इंडिकेट करती है कि जो इमेज है वो वर्चुअल है। नेक्स्ट ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है हमें और लोकेशन दी हुई है
उसकी हमें पोजीशन, नेचर, साइज़, इमेज का हमें पता करना है। अब जब ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट है जो हम यू से देखते हैं, यू नेगेटिव वाली साइड है तो इसको इसका साइन हम माइनस में लेंगे और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये प्लस में 3 आ जाएगा। हमें वी और एच डैश है जो वो फाइंड आउट करनी है। पहले तो हम देखेंगे जो एफ है, फोकस लेंथ है, वो हाफ होती है रेडियस का, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होता है। तो पहले तो हम फोकस लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। जब फोकस लेंथ हमें मिल गई है, यू भी दिया हुआ है, तो सिंपली हम फॉर्मूलाज में पुट करके हम जो यू की वी की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। और जब हमें वी की वैल्यू मिल गई है तो वी और यू की वैल्यू से हम मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं। ये उसका जब हमें मैग्नीफिकेशन मिल गया, इसमें हमें नेचर, साइज़ ऑफ इमेज और पोजीशन ही पता करना था, तो हम उसकी सिंपली मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है उसके साइन से, उसकी वैल्यू से पता कर सकते हैं कि जो इमेज है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर इन साइज़ है बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। सिमिलरली एक और है, इसमें जो ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया हुआ है जो h है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, वो जिसको हम माइनस में लेंगे। फोकस लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, इसको भी हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये कॉनकेव मिरर का है। अब इसमें इमेज बतानी है, इमेज का साइज़ बताना है, एच डैश फाइंड आउट करना है, तो सेम फॉर्मूला है, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके हम सिंपली उसको सॉल्व करेंगे सिंपल मैथ लगा के। उसकी मैग्नीफिकेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसमें मैग्नीफिकेशन में क्या है, जब हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं वी, यू, एच डैश, एच, इनमें से हमें 3 चीज़ों की वैल्यू पता है, एच डैश हमें फाइंड आउट करना है, तो बाकी तीनों की वैल्यू रख के हम एच डैश भी निकाल सकते हैं और वो माइनस में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इमेज है जो इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड होगी। नेक्स्ट, अभी रिफ्लेक्शन का पार्ट खत्म हो गया। रिफ्लेक्शन, इसके सारे पॉइंट सिमिलर ही हैं, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस रिफ्लेक्शन में क्या है, इसमें जैसे कोई भी चीज़ है, कोई मीडियम चेंज होता है। अब कोई बॉटम है टैंक का, वहाँ पे वाटर है, तो हमें ऐसे चीज़ कोई उसके अंदर है तो हमें अपीयर होती है कि वो थोड़ा सा रेज होके दिख रही है। जो ग्लास स्लैब है उसमें से भी हमें किसी के ऊपर रख देंगे पेज के ऊपर, तो हमें ऐसे लगेगा जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो रेज्ड शो हो रहे हैं। कोई भी पेंसिल है हम अगर वाटर में डालेंगे, उसमें भी हमें इमर्स्ड जो पेंसिल है उसमें वो डिफरेंट सी शो होगी। तो वो क्या है, लाइट जो रीच करती है उससे फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड वाटर, जो पोर्शन दिखता है हमें पेंसिल का वाटर से इनसाइड से, वो हमें ऐसे दिखता है कि वो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, वो अबव शो करता है। पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड, अपनी राइट पोजीशन जो उसकी शो होनी चाहिए वो नहीं दिखती है जब भी मीडियम चेंज होता है, तो इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें क्या है, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है वो सेकंड मीडियम में चेंज हो जाती है, उसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट, अब कोई भी ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होती है उसके हम फीचर्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे पहले हम सारी डायग्राम को स्टडी करते हैं। कोई भी यहाँ से रे आ रही है, इंसिडेंट रे है EF, जो यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है, ऊपर एयर है, नीचे एयर है। ग्लास स्लैब एक डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पे आके जो इसकी डायरेक्शन है वो जानी ये डॉटेड लाइन से चाहिए, बट वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी नॉर्मल की टुवार्ड्स, इधर वाली साइड बेंड हो जाएगी, और जब बाहर आएगी तो वापस उधर वाली साइड नॉर्मल के अवे बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो ये इंसिडेंट एंगल्स हैं और जो रिफ्रैक्शन एंगल्स हैं, और सिमिलरली नीचे भी एंगल्स बनेंगे, तो इसमें जो अंदर वाला रिफ्रैक्शन एंगल है और ये इंसिडेंट एंगल है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है, तो इसमें स्लाइटली आपको चेंजेस भी दिखेंगे। अब वही हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि जो लाइट रे है ये चेंज करती है अपनी डायरेक्शन पॉइंट O एंड O डैश पे। यहाँ पे O जब मीडियम में एंटर कर रही है, O डैश जब मीडियम से बाहर जाएगी, तो ये 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम्स हैं। अब यहाँ पे N डैश है, ये जो लाइन क्रिएट की गई है ये परपेंडिकुलर AB पे। सिमिलरली CD पे भी MM डैश जो एक नॉर्मल है यहाँ पे बनाया गया है। अब इसमें क्या है, जब एंटर होती है रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तब वो बेंड करती है टुवार्ड्स दी नॉर्मल, और फ्रॉम ग्लास टू एयर, डेंसर टू रेयर, जब भी किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो वो बेंट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो AB और CD में दिखाया गया है। इसमें जो O है वो ओब्लिकली इंसिडेंट है, O डैश है वो रिफ्रैक्टेड रे है जो सिर्फ ग्लास के अंदर अंदर है स्लैब के, O डैश H है वो इमर्जेंट रे हुई। अब जो इमर्जेंट रे है वो पैरेलल होगी डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, मतलब जो ये रे आ रही है ऊपर से और नीचे जो ये रे जाएगी वापस बाहर निकल के, वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी।
नाउ जो रिफ्रैक्शन है ये क्यों होता है, क्योंकि चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड है वो चेंज हो जाती है जैसे ही वो एंटर होता है वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर। जब उसका मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी, उसी की वजह से जो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो हमें देखने को मिलता है। अब इसके भी जो लॉज हैं वो क्या है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करेंगे। रेशो होगा जो साइन कॉस थीटा जो हमने पढ़ा है उसमें क्या है, जो साइन होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का और जो साइन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी को हम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें जो एंगल है वो इंसिडेंट का एंगल 0 और 90 के बीच में होगा। साइन आई अपॉन साइन आर हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। कॉल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक्सटेंट होता है चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं कि वो कितना एक्सटेंट तक वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब जो लाइट है वो प्रोपेगेट करती है डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट मीडियम में, सब में स्पीड डिफरेंट होगी, क्योंकि वैक्यूम में हम मान सकते हैं जो नॉर्मल स्पीड है लाइट की वो जो हम स्टडी करते हैं वो वैक्यूम में ही है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है वो एज ए वैक्यूम की है, वो फास्टेस्ट है। जैसे ही वो ज़्यादा सिंपल एयर में आएगी या और डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड है वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। अब मान लो कि v1 है वो स्पीड है लाइट की मीडियम 1 में, जो और v2 है जो वो स्पीड है लाइट की मीडियम 2 में। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 उसको हम रेशो में क्या बोलेंगे, n/1 बोलेंगे। अगर इसी को चेंज कर दें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 तो उसको हम n/2 बोलेंगे। और ये बस इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू 2 देख रहे हैं तो वो नीचे आएगा, अगर विद रिस्पेक्ट टू पहले वाले मीडियम के रिस्पेक्टिव में देख रहे हैं तो उसमें 1 नीचे आ जाएगा। अगर ये मानो कि उस दोनों मीडियम में से एक मीडियम है जो वो वैक्यूम ही है, दूसरा मीडियम है, एक मीडियम को वैक्यूम मान लो, दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर हो सकती है, तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलेंगे। और उसमें सिंपल n2 रह जाएगा क्योंकि एक मीडियम तो वैक्यूम ही है। और उसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट ही सिंपल मान लेंगे क्योंकि वैक्यूम में c स्पीड ऑफ लाइट ही होगी और जो दूसरी है वो v हो जाएगी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम c/v मान लेंगे, जिसमें एक तो हम लेनी पड़ेगी स्पीड जो भी मीडियम की होगी, दूसरी है वो सिंपली एज ए वैक्यूम की ले सकते हैं। अब इसमें डिफरेंट आप याद भी रख सकते हो कुछ जो नॉर्मल है, जैसे वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और क्राउन ग्लास है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.52 है और ये टेबल भी दिया हुआ है। अब इसमें से कुछ कॉमन से आप याद रख सकते हो। अब क्या है, इसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो होता है वह मे नॉट पोसेस ग्रेटर मास डेंसिटी, जो ये ग्रेटर मास डेंसिटी होगी, एग्जांपल है जैसे कैरोसिन है उसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से, लेकिन उसके जो मास डेंसिटी है वो वाटर से कम है। तो सिमिलरली जो एबिलिटी है मीडियम की रिफ्रैक्ट करने की लाइट को, उसी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, जिसकी डेफिनेट एक कॉन्टोर्शन होती है, नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। और जो रेयर और डेंसर है उसको एक्चुअली उसका मीन क्या है, वो ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकली डेंसर है। जो लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा और जो लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होगा वो ऑप्टिकली रेयर होगा। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हायर होगी रेयर मीडियम में, लाइट ट्रैवल करेगी जब रेयर मीडियम से डेंसर की तरफ तो वो स्लो डाउन हो जाएगी, बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाएगी तो वो स्पीड अप हो जाएगी और बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सिमिलरली अब जो रिफ्रैक्शन है इसके सारे केसेस सेम हैं जैसे हमने मिरर में देखे हैं। अब इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, 2 सरफेसेस को बाउंड करके बनता है, वो दोनों में से दोनों स्फेरिकल भी हो सकते हैं सरफेस और एक स्फेरिकल होके एक प्लेन भी हो सकता है। और दोनों जो सरफेसेस हैं वो बल्जिंग आउटवर्ड्स होंगे तो वो कॉन्वेक्स होगा, सिंपली उसको कॉन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। वो थिक होगा, मिडल से कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को और उसको कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलेंगे क्योंकि वो कन्वर्ज करता है। उसको डबल कॉन्केव लेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि वो कर्व्ड इनवर्ड की साइड कर्व्ड होता है, वो थिक होता है एजिस पे और डाइवर्ज करता है लाइट रेज को। जो डबल कॉन्केव लेंस होता है उसी इसलिए उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं और उसको डबल कॉन्केव लेंस बोलते हैं, सिंपली कॉन्केव लेंस भी बोल सकते हैं। जैसे ये है, ये डाइवर्ज करेगा, जो ये बीच में से है पतला होगा और जो एजिस पे से है ये थिकर होगा। और सिमिलरली अगर इसकी बात करेंगे, ये कन्वर्ज करेगा, बीच में से ये थिक होगा और एजिस पे से ये थिन होगा।
नेक्स्ट जो इसमें है, अब इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं वो भी दो होंगे, C1 और C2, क्योंकि अगर इसके दो जो सरफेसेस हैं दोनों सर्कल कंप्लीट करेंगे तो दोनों का कोई ना कोई सेंटर डिफरेंट होगा। तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं जो दो होंगे, C1 और C2। इनके प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, इनको दोनों को मीट करके इनके जो सेंट्रल पॉइंट्स हैं उन्हीं को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। अब ये है जो जैसे ऑप्टिकल सेंटर है ओ को बोला जाता है, डायमीटर है अपर्चर हो गया जो इसका मच लेस देन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होगा। टू सेंटर्स होंगे कर्वेचर के, इक्वी डिस्टेंस होंगे ऑप्टिकल सेंटर से, सच लेंसेज को उसी को हम स्मॉलर अपर्चर वाले भी बोल सकते हैं। इसमें इनके प्रिंसिपल जो फोकस हैं वो भी दो होंगे, F1 और F2 होगा। अब इसकी जो इमेज फॉर्मेशंस है लेंसेज की वो देखेंगे, जैसे हमने उसकी लेंसेज मिरर्स की देखी थी। अब कनकेव लेंस में क्या होगा, अगर उसमें बस इतना डिफरेंस है, जहाँ पे हमने C पढ़ा था वहाँ पे हम 2F पढ़ेंगे। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है इमेज F2 पे होगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर F2 से बियॉन्ड है तो F4 2F से बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। 2F1 पे है तो जो इमेज है वो 2F2 पे बनेगी, सेम साइज़ की होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट F1 और 2F1 के बिटवीन में होगा तो जो इमेज है वो बियॉन्ड 2F2 होगी, लार्ज होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर फोकस पे है, एट फोकस F1 पे है तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी और इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड। अगर ऑब्जेक्ट है जो फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर O के में होगा जो तो इमेज है जो सेम साइड पे बनेगी, लेंस एज दी ऑब्जेक्ट एनलार्ज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। सिमिलरली अगर हम कॉनकेव लेंस के लिए देखें तो इसमें अगर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है तो इसकी इमेज है फोकस F1 पे बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो उसकी इमेज है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अब इमेज फॉर्मेशन क्या है लेंसेज की, अब अगर हम पैरेलल ही इंसिडेंट रे आएगी तो वो फोकस में से पास आउट हो जाएगी। सिमिलरली इसमें है, अगर पैरेलल आएगी तो इधर बेंड होके पीछे फोकस में से चली जाएगी। सिमिलर अगर फोकस में से पास आउट होके आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर सीधा सेंटर में से जाएगी तो सेंटर में से सीधी की सीधी पास हो जाएगी दोनों केसेस में। अगर बहुत सारी रेज हैं पैरेलल ही आ रही हैं तो पीछे जाके फोकस में मीट कर जाएंगी। अगर 2F के पीछे से बियॉन्ड से आ रही है कोई ऑब्जेक्ट में से रेज, सेंटर में से निकलेगी, पैरेलल आके इधर फोकस में से निकलेगी तो इधर 2F के पहले ही उसकी इमेज बन जाएगी। अगर बिल्कुल 2F के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी उधर जो इमेज है वो भी बिल्कुल 2F के ऊपर ही बनेगी। अगर F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, प्लेस करेंगे तो उसकी जो इमेज है वो 2F के बियॉन्ड बन जाएगी नीचे। और अगर फोकस पे रख के हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी रेज बहुत दूर जाएंगी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। और अगर फोकस से भी पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो सेम साइड पे ही उसकी इमेज बन जाएगी। और अगर दूसरे की बात करें, अगर रेज आ रही हैं तो ये डाइवर्ज होके पीछे फोकस में मिलेंगी। अगर 2F और F उसके बीच में रखेंगे तो ये यहाँ पे फोकस के पहले सेम साइड पे ही इमेजेस की बन जाएगी। अब साइन कन्वेंशन है वो भी सिमिलरली मिरर के हिसाब से ही है, ऊपर होगा तो प्लस, नीचे होगा माइनस, इधर वाली साइड होगा प्लस तो इधर होगा तो माइनस। अब लेंस फॉर्मूला है ये भी मिरर फॉर्मूला के बराबर है, बस इसकी साइन कन्वेंशन डिफरेंट है थोड़े से, वो आप याद कर सकते हो। मैग्नीफिकेशन है उसका भी फॉर्मूला सेम है, H-H और जो V/U है इसके सेम वही सारे फॉर्मूलाज आप पुट करके सिमिलरली वैल्यूज़ निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल्स भी इसके सेम है, मिरर और लेंस के फॉर्मूलाज बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट अब लास्ट अपना हमारा टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। इसमें क्या है, ये एक एबिलिटी है कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल है, अगर शॉर्टर फोकल लेंथ होगा तो वो बेंड कर देगी लाइट रे को थ्रू लार्ज एंगल से करेगी। जो डिग्री है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की लाइट रेस की अचीव बाय अ लेंस एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इट्स पावर में ही इसको एक्सप्रेस करते हैं, जो कि रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ के। रिप्रेजेंट इसको P से करते हैं तो P क्या है, 1/f है। अब SI यूनिट है जो पावर की, उसको हम डायोप्टर में देखते हैं जिसको D से डिनोट किया जाता है। F है वो मीटर्स में एक्सप्रेस की जाती है, पावर है उसको डायोप्टर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगी और जो कॉनकेव लेंस है उसकी नेगेटिव होगी। तो हम सिंपली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दी हो सकती है उसके पावर से ही हम पता लगा सकते हैं। अगर पॉजिटिव में है तो वो कन्वेक्स लेंस होगा, अगर नेगेटिव में है तो वो कॉनकेव लेंस होगा।
बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ जो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस यूज़ होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशंस हैं वो मैग्नीफिकेशन और शार्पनेस की इमेज की शार्पनेस के लिए यूज़ होते हैं। तो उसकी नेट पावर क्या है, सिंपली हम ऐड करके देख सकते हैं। आई टेस्टिंग के दौरान भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है जो करेक्टिव लेंस के यूज़ करे जाते हैं, तो सिंपली अगर सिंगल लेंस यूज़ करना है तो उनको ऐड करके हम लगा सकते हैं। सच ए लेंस सिस्टम कॉमनली यूज होता है कैमराज में, माइक्रोस्कोप में और टेलीस्कोप्स में। थैंक यू।